तो हमारा है टॉपिक टाइप्स ऑफ एडीआर, किस किस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब कि हम कोर्ट में ना जाके अपना मुद्दा, अपनी प्रॉब्लम, अपनी लड़ाई को बाहर की बाहर सॉल्व कर सकते हैं। अभिदीप, टाइप्स ऑफ एडीआर में आर्बिट्रेशन का मीनिंग पढ़ो। रुक रुक जाओ, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन जो है वो रोमन लॉ से वर्ड उठाया गया है, रोमन स्टैचू, रोमन कानून से ये वर्ड उठाया गया है। आर्बिट्रेशन जो है ये लेस एडवर्सीरियल होता है। लेस एडवर्सीरियल का मतलब ये है कि इसके अंदर लेस फॉर्मेलिटी होती है, लेस आपके जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, ये बीच के बंदे होते हैं, वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं। देन इट्स लेस फॉर्मल, मतलब कि इसके अंदर जो आपका बीच का मीडिएटर होगा, जो आपको सारे मुद्दे को हेल्प करवा रहा होगा, उसको आप शायद जानते हो सकते हैं। मतलब आप लोगों का ऐसा नहीं रहेगा कि आपका एक सीनियर जूनियर पोजीशन है या वैसा कुछ। आप लोग एक दूसरे को आपस में जानते होंगे, आप लोग आपस में जो है चीज़ें डिस्कस कर सकते होंगे। एंड मोर फ्लेक्सिबल फोरम, आप अपने हिसाब से जगह चुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से समय चुन सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। एंड यू आर रेडी टू अबाइड बाय द जजमेंट ऑफ सिलेक्टेड पर्सन, जहाँ पे आपने क्लियरली ये बोल दिया है कि जो तीसरा बंदा हमारे दोनों को जो जो सोल्यूशन देगा हम उसको अवॉइड करेंगे, हम उसकी बात को मानेंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एस्टैब्लिश कोर्ट, कोर्ट जाने की जगह हम इस बंदे के सामने अपना प्रॉब्लम रखेंगे, ये हमें जो डिस्कशन करेगा, डिस्कशन के बाद जो भी डिसाइड करके बोलेगा, हम उसका अवॉइड करेंगे, हम उसको मानेंगे। ये होता है आपका आर्बिट्रेशन। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन पे, कनिका। अब नाउ जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन किस तरह से हो सकता है, या तो आप पहले से ही, जनरली आर्बिट्रेशन किसके बीच में होता है, कंपनीज के बीच में होता है। जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो लोग अग्रीमेंट में आ रहे हो, तो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो जनरली, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपने अग्रीमेंट में ही लिख देती हैं कई बार कि हम दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई हुई तो हम अपना प्रॉब्लम इस बंदे से सॉल्व करवाएंगे, या इस पार्टी के पास जाएंगे, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। या तो आपके अग्रीमेंट में आप लोगों ने लिख दिया कि हम जो है नॉर्मल कोर्ट में ना जाके अपना बाहर की बाहर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर आप कोर्ट में गए एंड वहां पे जज ने आपको बोला कि नहीं, आपका जो ये मैटर है इट्स अ कंपनी मैटर, तो आपका प्रॉब्लम जो है कंपनी केसेस या कंपनी आर्बिट्रेटर सॉल्व करेंगे। हम, अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप हमारे पास आना, ठीक है। सो इट कैन बी इधर द वे, बाय द वे ऑफ अग्रीमेंट, जहाँ पे कंपनीज खुद ही अपनी एग्रीमेंट में लिख लेती है, या फिर कोर्ट जो है वो रेफर करता है कि आपको ये मामला आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाहिए। दूसरा जो बंदा बीच में बैठता है, जो पार्टी बीच में बैठती है प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए दोनों साइड के, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये क्वालिफाइड एक्सपर्ट होता है, जरूरी नहीं है इसको कानून की नॉलेज हो, बट जिस मुद्दे पे लड़ाई है, कॉर्पोरेट सेक्टर की, कंपनी की, उसकी नॉलेज उसको बहुत अच्छी हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये जो आर्बिट्रेशन की सबसे खास बात ये है कि इसके बीच में आर्बिट्रेटर और जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में करी हुई बात वो किसी और के पास नहीं जाएगी, वो इनके बीच में सीक्रेट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर कोई भी बंदा जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग सुन सकता है, मीडिया वाले जा सकते हैं, उनको सबको एक्सेस होता है सुनने का। बट जब आप अपना जो है आर्बिट्रेटर से जो है अपना सॉल्व करवाते हो प्रॉब्लम, तो आप किसी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करते हो, कोई बाहर का बंदा नहीं आता, तो जो कंपनी की जितनी भी सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जो हर चीज उस सबको नहीं बताना चाहते पूरी दुनिया को, वो सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है। ये सबसे बड़ा फायदा है आर्बिट्रेशन का। कोर्ट में हर चीज ओपन में होगी, पर यहाँ पे हर चीज क्लोज में होगी, आपकी सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। जितनी भी कमर्शियल डिस्प्यूट होती है, याद रखना, जितनी भी कंपनी रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो आर्बिट्रेशन के द्वारा सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो है हाँ बिल्कुल, मैं बैठी हुई हूँ। हाँ, आपका जो था एक लोकल लेवल का कोर्ट था, आपका यहाँ पे कौन सा है, झंडे वालन में एक है आपका कोर्ट है, तो वहाँ पे सिविल केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस होते हैं। तो सर का कुछ पीछे से था, फैमिली का प्रॉपर्टी का इशू था, सो आई वेंट देयर, मतलब
केस किसी और का चल रहा था, सर अपना पेपर वर्क करवा रहे थे, तो मैं जाके प्रोसीडिंग सुन रही थी, किसी ने कोई मना ही नहीं करा। वहां पे लॉयर था, रूम था, छोटा सा कमरा था, जैसे कमरा होता है ना वैसा कमरा सा था। उसमें 20-25 लोग थे। लॉयर था, लॉयर्स थे दोनों साइड के, जज बैठा हुआ था, और प्रॉपर जैसे कटघरा होता है वैसे कटघरा टाइप कुछ नहीं था, नॉर्मल बंदा खड़ा हुआ है। तो इस तरह से तो आप सुन सकते हो, ओपन होती हैं। तो कमर्शियल जितनी भी हैं जहाँ पे आप सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हो, वहां पे आर्बिट्रेशन सही रहती है। गुनगुन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है। जो ये एक वन मार्कर में याद रखना, मैंने जो फोटोज भेजी है उसमें पिंक कलर कर रखा होगा, दे आर इम्पोर्टेंट वन मार्कर में। जो आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, वन मार्क में आ जाएगा कि आर्बिट्रेटर के दिए हुए डिसीजन को क्या कहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। ठीक है। ये जो है बाइंडिंग होती है, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड इज बाइंडिंग, कि इसका दिया हुआ जो डिस्कशन है, इसके दिए हुए जो डिसीजंस हैं, वो बाइंडिंग होते हैं, पार्टीज के ऊपर उन्हें मानने पड़ते हैं। ये आपके पास एक मौका है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, बिल्कुल आपको मना नहीं कर दिया जाएगा, बट इसकी भी कई हुई बात की बहुत वैल्यू होती है, कोर्ट कहेगा आपने इसकी बात क्यों नहीं मानी, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो सही कह रहा है तो कोर्ट मना भी कर सकता है आपको कि मैं आपका केस नहीं ले रहा, उसकी बात सही है, आप मानो। वंस एन आर्बिट्रल अवार्ड इज रेंडर, एक बार जब आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया जाता है उसे एनफोर्स में ला दिया जाता है, जस्ट लाइक जजमेंट और डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। इट इज इक्वल टू द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट, वेरी सिमिलर, आई वोंट से इक्वल, सिमिलर टू दैट ओनली। उसके अलावा आपके जो है इंटरिम आर्बिट्रेशन, इंटरिम अवार्ड भी आते हैं, मतलब कि लेट्स सपोज तुम्हारा और मेरा कोई केस है, मैं मेसर्स लोटस सर्कल हूँ, आप मेसर्स एबीसी कंपनी है, हम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके हमारा झगड़ा चल रहा है, एंड उस झगड़े के बीच में हमारा जो आर्बिट्रेशन हो रहा है उसके बीच में आर्बिट्रेटर को लगता है कि ये वाली चीज एबीसी ने गलत कर रखी है एज कम्पेयर टू मेसर्स लोटस सर्कल स्टडी सेंटर, तो वो जो है एबीसी को बोलेगा कि आप इसको ये चीज वापस करो, ये चीज आपको नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ये है कि ये चीज इस बंदे को वापस मिलनी चाहिए, उसके आगे आप अपना केस कंटिन्यू करो। ठीक है, तो बीच का एक जो मेजर देते हो, केस के चलते चलते आप बीच में कोई डिसीजन देते हो छोटे छोटे, उसे जो है इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, या इंटरिम मेजर्स उसके होते हैं। ये टेम्पररी होते हैं, जब तक केस पूरा चल रहा होता है तब तक ये बीच बीच में आप दे सकते हो, एंड देन फाइनल जजमेंट को हम आर्बिट्रल अवार्ड ही कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट, एंड जो जजमेंट है इसमें, और जो कोर्ट की जजमेंट है और आर्बिट्रल अवार्ड है, उसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया किसी मुद्दे पे, अगर वैसे ही टाइप का मुद्दा आपके हाई कोर्ट में आया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए वर्डिक्ट को फॉलो करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे टाइप के केस में क्या डिसीजन दिया था, तो हमें भी वैसा डिसीजन लेना है। पर आर्बिट्रल अवार्ड के केस में एक आर्बिट्रेटर ने अगर किसी टाइप के मुद्दे में कोई डिसीजन दिया है, कोई आर्बिट्रल अवार्ड दिया है, तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही अगर सिमिलर केस किसी और आर्बिट्रेटर के पास गया या उसी आर्बिट्रेटर के पास भी आया तो वो सही सेम डिसीजन लेगा, नहीं, आप अलग अलग डिसीजन ले सकते हो सेम टाइप के केसेस के लिए। ठीक है, पर कोर्ट के अंदर जो जजमेंट होती है उसमें सिमिलर टाइप के केसेस में सिमिलर ही जजमेंट्स आती है, उसमें प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है। प्रेसिडेंशियल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो हायर कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, जूनियर कोर्ट्स को भी वैसे ही टाइप के केसेस में वैसा ही डिसीजन लेना होगा। आर्बिट्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, सेम टाइप के केसेस के डिफरेंट डिफरेंट आर्बिट्रल अवार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड जो आर्बिट्रेटर होता है उसको टिपिकल जज की तरह दे कैन बी मोर फ्लेक्सिबल। हाँ बोलो। कॉम्पनसेशन को क्या बोलेंगे, मतलब कॉम्पनसेशन। हाँ, कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हो ना, द मनी पेड। हाँ हाँ, कंपनसेशन। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, आप किस किस तरीके से आर्बिट्रेशन कर सकते हो, यहाँ से आपको एप्लीकेशन बेस आएगा। अभी समझाती हूँ वो कैसे है। अभी दी पहला वाला पढ़ो, टाइप डोमेस्टिक वाला। जब इंडियन कंपनी है दोनों, और झगड़ा भी इंडिया में ही हो रहा है, सॉल्व भी इंडिया में ही हो रहा है, तो उसे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंपनी का नाम आ जाएगा मेसर्स तुलसी,
वर्सेस मेसर्स आपका ज्ञान प्रकाश कंपनी, ठीक है। इन दोनों कंपनीज की लड़ाई चल रही है। अब वो ये नहीं कह रहे ये इंडियन है कुछ है, बट नाम दे दिया इंडियन, इंडियंस है। इन दोनों की लड़ाई चल रही है। तो बताओ अगर इनको आर्बिट्रेशन करनी है तो कौन सी टाइप की आर्बिट्रेशन होगी? और जो दोनों की लड़ाई है वो इंडिया में ही होगी, उसका जो सॉल्यूशन होना है वो इंडिया में ही होना है। तो बताओ कौन सी टाइप की आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। जब कंपनी दोनों इंडियन है और जो आर्बिट्रेशन होगी है वो भी इंडिया में ही हो रही है, तो उसे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहेंगे। ठीक है। नाउ फॉरेन आर्बिट्रेशन सेज कि कंपनी जो है वो इंडियन है, ठीक है, और उसका जो ऑफिस है वो बाहर खुला हुआ है, एक ब्रांच हो सकती है जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है। तो जो आर्बिट्रेशन हुई वो इंडिया से बाहर हुई, पर उसका जो इफेक्ट आया वो इंडिया में आया, तो उसे फॉरेन आर्बिट्रेशन कहते हैं। सो द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया, बट द अवार्ड इज एनफोर्स्ड इन इंडिया। ठीक है। इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि कंपनी जो है वो इंडियन है या बाहर वाली है, नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बोला हुआ है कि उसका जो इफेक्ट आएगा वो इंडिया में आएगा, तो उसे फॉरेन आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसको याद रखना। एडहॉक आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेशन होती है वो पार्टी आपस में सॉल्व कर रही होती हैं। वो कोई फॉर्मल आर्बिट्रेटर को पकड़ती ही नहीं है, वो बीच में किसी भी मतलब इनफॉर्मल बंदे को ले लेते हैं या फिर वो खुद ही सुलझा लेते हैं। एंड ये डोमेस्टिक भी हो सकती है या इंटरनेशनल भी हो सकती है। इसमें बस ये याद रखना है कि फॉर्मली किसी आर्बिट्रेटर को हायर नहीं किया जाता। जब कोई आर्बिट्रेटर हायर ना करके तब भी आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो विदाउट एनी आर्बिट्रेटर, फॉर्मल आर्बिट्रेटर, तो उसे एडहॉक कहते हैं। वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है, डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकती है। बट अगर आप फॉर्मली किसी आर्बिट्रेटर को हायर नहीं कर रहे हो, सो इट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। बोलो। ठीक है। सो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जब आप स्पेसिफिक किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो कि हमारी कंपनी जो है वो ट्रेड में है या आपस में हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट था जिस पे झगड़ा हो गया, हमें एक अच्छा आर्बिट्रेटर चाहिए हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपकी इंस्टीट्यूशन जो है आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइड करती है, आप हमें हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से एक अच्छा सा आर्बिट्रेटर दीजिए। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाके कोई आर्बिट्रेटर हायर करते हो, पेड आर्बिट्रेटर, ठीक है, कि हम आपको जो है पैसे देंगे, आप बस एक अच्छा सा आर्बिट्रेटर हमें दीजिए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके, उसे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का लंदन चेम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जिसके काफी सारे ऑफिस हैं इंक्लूडिंग दिल्ली। इसमें आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि दो कंपनी थी, मैसर एबीसी, उसका मैसर एक्सवाइजेड कंपनी से लड़ाई हो गई थी। दोनों ने सॉल्व करने के लिए लंदन चेम्बर ऑफ कॉमर्स से अपना एक आर्बिट्रेटर को हायर करा। तो बताओ किस तरीके का आर्बिट्रेशन है वो? ये पेपर में लास्ट ईयर आ चुका है, लंदन चेम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है। ये पेपर में आ चुका है, तो आपसे इस तरह से पूछ लेंगे। तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूशन। जब आप स्पेशली हायर करते हो कंपनी के पास जाके या इंस्टीट्यूशन के पास जाके कि आपका काम ही यही है आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइड करना, तो हमारे लिए भी एक आर्बिट्रेटर दो, इसे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब ही एक्ट होता है, कोई कानून पास हो रखा हो जिसके रहते, जिसके मद्देनजर आपको जो है अपना केस सॉल्व करना हो। जैसे कि दो कंपनीज की जब लड़ाई होती है तो उनके ऊपर लगता है कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। अब वो 2002 हो गया, अपग्रेड हो गया है। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली यही था कि अगर दो कंपनी लड़ेंगी तो वो अपना मामला जो है आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगी जनरली। ठीक है। तो 1956 का एक्ट बना ही इसलिए था कि कंपनी जो है वो कोर्ट में ना जाके, बिकॉज सीक्रेसी इश्यूज होते हैं, उनके अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं जो नहीं सबके सामने खोलना चाहते, दे शुड गो फॉर आर्बिट्रेशन। सो जब आपकी किसी चीज का लॉ पास हो जाए, जैसे कि इंडियन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971, इसमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन का है कि अगर आपके पास कोई आर्म्स हैं या कुछ हैं जो डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एक्ट को क्रॉस कर रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमेशा आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व होगा। तो ये अगर किसी भी चीज के अंदर एक्ट के अंदर लिखा जा चुका है कि ये मामला आर्बिट्रेशन से निपटा जाएगा, तो उसे स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो अगर आपको पेपर में ये लाइन लिखी आती है कि दो कंपनीज का लड़ाई हो गई एंड किसी एक्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक आर्बिट्रेटर हायर किया, एक्ट वर्ड होगा, एक्ट, एसीटी। अगर एक्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने आर्बिट्रेटर हायर करा, तो बताओ कौन से तरीके की आर्बिट्रेशन है? तो आपको लिखना होगा स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। किसी को कोई डाउट है पूछो। हाँ। इसमें क्या कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन को हैंडल करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है?
द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। 1996 याद रखना। ये वानी पूछ के क्लास कब स्टार्ट कर रहे हो? सो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन मैंने टाइम 2:30 का नहीं दिया था क्या? कनिका मैंने ग्रुप में क्या टाइम 2:30 देखा था ना। हाँ, मैंने वो मंडे सैटरडे कर दिया। वानी आ गए? तुमने थोड़ा सा मिस कर दिया, मैंने वीडियो बना दिया, मैं उसकी वीडियो दे दूंगी। ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो आर्बिट्रेशन है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंडर आती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलाबोरेशन में बताया गया है कि आर्बिट्रेशन जो है वो आपके यहाँ पे कैसे कैसे होगी। The concept of arbitration, which has been largely influenced by significant movement of judicial reforms and conflict management across the world। तो इंडिया के अंदर भी जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के मेथड्स लिए गए हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे उनको मैच करते हुए लिए गए हैं। इस रिगार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल लॉ आर्बिट्रेशन का जो यूज होता है वो है यूनिक ट्रायल। यूनिक ट्रायल की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये जो यूनिक ट्रायल है ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होगा उनके अंदर जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंपनीज होंगी, ट्रेडिंग के जो भी लड़ाइयाँ होंगी, उनको कैसे आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया जाएगा उसकी रूल बुक है एक तरह से। उसके अंदर सारे कानून लिखे गए हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग कंपनीज के जो भी झगड़े होंगे, ट्रेड के जो भी झगड़े होंगे, वो कैसे आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाए जाएंगे। तो उसी में से काफी सारे पॉइंट्स उठा उठा के अलग अलग कंट्रीज ने अपने आर्बिट्रेशन एक्ट्स में डाले हैं बिजनेस एंड ट्रेड कॉमर्स रिलेटेड चीजों के लिए। सो इसके अंदर यूनिक ट्रायल, हाँ ये एक लॉ है। ये यूनिक ट्रायल जो है अंडर ये जो है ना मॉडल ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 उसके एक्ट के अंडर है वर्ल्ड लेवल पे। पेज 90। स्टैट्यूटरी होगा और ये चैप्टर 7 में भी डिटेल में आएगा इसका पूरा एक पैराग्राफ। चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ोगे। तो इंडिया के अंदर जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है वो यूनिक ट्रायल से, यूनिकी ट्रायल बोलते हैं कहीं, मैं यूनिक ट्रायल गलत बोलती हूँ। तो यूनिकी ट्रायल से जो है उस मतलब हमारा जो है हमारा तो इंटरनेशनल वो है, हमारा जो है क्या नाम है उसका, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर इंटरनेशनल है। ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल के जो रूल्स उठाए हैं ना हमने वर्ल्ड लेवल पे, अलग अलग कंट्रीज की एक रूल बुक बना दी थी यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, कानून बना दिया था, उस कानून का नाम था यूनिट्रल। ठीक है, उसी में से कुछ पॉइंट्स उठा उठा के हमने अपने उसमें डाल लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, और उसको नाम दे दिया कि जब इंटरनेशनल लेवल पे होगा कि उसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बोलेंगे। ठीक है। हाँ वो ये तुम मिक्स कर रही हो। ये यूनिक ट्रायल स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं बना, पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या फिर जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है वो इंडिया स्पेसिफिक है। तो जब आपसे टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन पूछे जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल वाला नाम देना है, आपको इनकी ट्रायल नहीं देना। ये यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड के लिए लिया गया है। ठीक है, अगर चाइना और कोरिया की भी लड़ाई हो रही है ट्रेड के ऊपर तो उसके ऊपर यूनिक ट्रायल, उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, उसमें इंटरनेशनल का कोई लेना देना नहीं है इंडिया का, इंडिया के पर्सपेक्टिव वो फिर आपका यूनिक ट्रायल हैंडल कर रहा है। ठीक है। तो हर कंट्री ने यूनिक ट्रायल को देखते देखते अपने अपने कुछ ना कुछ उसमें रूल बुक में ऐड कर लिए हैं। आपको जो है सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी पार्टी बाहर की होगी, एक पार्टी बाहर की होगी तो उस पर मुझे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लगाना है।
इंटरनेशनल के अंदर इन्होंने फॉरेन कंट्री की सरकार को भी इंटरनेशनल के अंदर लिया है। ठीक है, तो अगर चाइना और इंडिया का ट्रेड रिलेशन में प्रॉब्लम है, कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, चाइना और इंडिया का ट्रेड रिलेशन प्रॉब्लम है कुछ, तो वो भी आपका इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल कमर्शियल के अंदर भी जाएगा। और वर्ल्ड लेवल पे अगर यूएन कहता है कि मैं इस मामले को हैंडल करूंगा, यूएन बोल देता है आई विल हैंडल द मैटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो फिर वो यूनिटी ट्रायल लगाएगा। सो इंडिया ने जो है यूएनसीआई ट्रायल इसको कॉपी मारा है। एंड इसके बाद से जो है यूएन जनरल असेंबली ने सबको बोल दिया था कि सब कंट्रीज को इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए, इनकी ट्रायल को ध्यान में रखते हुए अपनी रूल्स बुक बनानी है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए। ठीक है, सो हमारा भी जो इंटरनेशनल इंडियन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 है वो इसी पे आधारित है। तो आपको वन मार्क में ये याद रखना है कि इंडियन आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का मेन सोर्स क्या है, यूनिकी ट्रायल। वन मार्क कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ, बानी डिड यू नो में पढ़ो। ठीक है, तो ये आपको बहुत लर्न करने वाला बॉक्स नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कह रही हूँ कि जब 1996 में ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इंडिया ने अपनाया था, तो उससे पहले के ऑलरेडी इंडिया में 1940s के, 1937 के, 1961 के एक्ट चल रहे थे, जो कि सारे के सारे खत्म हो गए थे ये 1996 के आने के बाद। तो ये आपको कहने का मौका दिया जा रहा है, आपको समझाने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है कि इंडिया में आर्बिट्रेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, इंडिया में आर्बिट्रेशन बहुत पुराना चलता आ रहा था। गुनगुन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, नाउ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंडर एक नया दौर चल पड़ा, जिसमें लोग जो हैं अपने जितने भी कमर्शियल मुद्दे होते हैं, कंपनी रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उनको कोर्ट में ले जाने की जगह ये आउट ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन से सॉल्व करने लग गए थे। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट जो है इसके द्वारा जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको भी बोला जाएगा कि आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आपको जो है कोर्ट की लॉन्ग बैटल्स में नहीं फंसना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी आपके एक्ट होगा, मतलब ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, सॉरी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो है, इसमें हमेशा कमर्शियल सेंस को ध्यान में रखते हुए, ट्रेड रिलेशन, कॉर्पोरेट रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही रूल्स एंड डिस्कशंस करने हैं। इसका जो फेमस एग्जांपल है, वन मार्क में याद रख लीजिएगा, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी। ना तो ये केस डिफाइन है कुछ है, बस आपको अगर ये आ गया कि कोंकण रेलवे कॉर्प वर्सेस मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये केस कौन से उसके लिए है, कौन सी चीज के लिए है, कौन से उसके लिए है, आपको जो है कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये आर्बिट्रेशन के लिए है। आपको वन मार्क में ये याद रखना है, इट इज फॉर आर्बिट्रेशन। ठीक है, समझ में आया। ग्लॉसरी में पहला वर्ड है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, यहाँ से वन मार्कर आते हैं। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है where parties agree to submit their present or future dispute differences to arbitration। तो आर्बिट्रेशन वो अग्रीमेंट होता है जहाँ पे कंपनी पहले से ही लिख देती है कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई तो हम अपना आर्बिट्रेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो राइटिंग में लिख के दे देती है कि हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज होती है कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन। इफ अ पार्टी टू द डिस्प्यूट अप्रोच टू द कोर्ट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ आर्बिट्रेशन agreement, the other party may raise the claim before the court. The court then must refer the dispute back to arbitration if it has been previously agreed by the party. This method of initiating arbitration is known as court referral to arbitration। हम दोनों का अग्रीमेंट साइन हो रखा है कि हम दोनों का अगर लड़ाई हुई तो हम जो है कोर्ट ना जाके आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। फिर हमारी जिस दिन लड़ाई हुई उन हम दोनों में से एक बंदा कोर्ट पहुंच गया कि मेरा मुद्दा सुलझाओ, तो दूसरा पार्टी कहती है कि हमने तो ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन करा हुआ है कि हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, कैसे आ गया आपके पास। तो कोर्ट कहेगा नहीं, सामने वाला सही कह रहा है, आप लोगों ने ऑलरेडी अग्रीमेंट किया हुआ है कि आप जो है आर्बिट्रेटर से सॉल्व करोगे, तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, पहले आर्बिट्रेटर के पास जाओ। इसे कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन कहते हैं, जहाँ पे कोर्ट बोलता है कि आप लोगों का ऑलरेडी एग्रीमेंट है,
आप आर्बिट्रेशन से सॉल्व करोगे तो आर्बिट्रेशन के पास जाओ, मेरा टाइम वेस्ट करो। थर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम क्या होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे जो जो इल्जाम लगाती है, किसने मेरा ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहते हैं। वहीं पे दूसरी पार्टी जब काउंटर में बोलती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं करा है, इसने बल्कि ये करा है, ये करा है, ये करा है, उसे काउंटर क्लेम बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और काउंटर क्लेम दोनों में समझ आ गया फर्क? Statement of claim, initial document filed by the claimants enlisting the issues raised to be resolved in the arbitration। तो पहली पार्टी जो मुद्दा उठा रही है, उस वो जो लिख के दे रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहते हैं। जो डिफेंस में रिस्पॉन्ड आता है दूसरी पार्टी का, उसे जो है काउंटर क्लेम बोलते हैं। पेपर के लिए याद रखना, पेपर में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आ चुका है। देन सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रेशन। What do you call the initial document filed by the claimant enlisting the issue to be raised by resolved in arbitration? ऐसे आएगा। एक्सप्लेनेशन लिख देंगे और पूछेंगे इसको क्या कहते हैं, तो आपको लिखना होगा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। Setting aside of an arbitral award rendered in an arbitration may be struck down or invalidated by the courts. The ground of such invalidation are limited to incapacity of the party to enter into arbitration agreement in the first place, improper appointment of arbitrator, dispute falling outside the terms of arbitration agreement, bias on the part of arbitrator, award violating public policy at large। जब आर्बिट्रेटर कुछ ऐसा जवाब दे देता है, कोई ऐसा डिसीजन दे देता है जो कि कोर्ट कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब मेरा और दूसरी कंपनी का कोई लड़ाई हुई, मेरी कंपनी की और दूसरी कंपनी की, हम दोनों ने आर्बिट्रेटर करा। हम दोनों ने जब आर्बिट्रेटर करा, उस बंदे ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि जिससे हम में से एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं हो, उसको बहुत बेकार लगा ये, तो वो कोर्ट के पास पहुंच गई कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो कोर्ट ने देखा कि जो एक्चुअली में आर्बिट्रेटर ने आंसर दिया इस बेसलेस, या वो इस तरह से है कि जो सारे के सारे लोगों के लिए, फर्दर लोगों के लिए नुकसान कर देगा। जैसे कि मैं जो हूँ, मेरी पार्टी जो है वो बनाती है, पटाखे बनाती है, ठीक है। दूसरी पार्टी के साथ मेरी कोई डीलिंग थी, पर उसमें जब पता चला कि जिस तरीके के कंपाउंड्स में डालती हूँ पटाखे बनाने में, वो जो है बहुत खतरनाक है, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो काफी ज्यादा मैसेकर क्रिएट कर सकते हैं, काफी ज्यादा जो है वो आग लगा सकते हैं, प्रॉब्लम लगा सकते हैं। सो वो हम दोनों पार्टी का झगड़ा हो गया, एक पार्टी ने मना कर दिया। तो आर्बिट्रेटर कहता है कि वो पटाखे में कुछ भी डाले, उसकी मर्जी, तुम कौन होते हो, मतलब उसने ये अवार्ड दिया। तो कोर्ट जो है वो इस आर्बिट्रल अवार्ड को कैंसल आउट कर सकता है कि कैसे आपने ये जवाब दे दिया कि कोर्ट जो वो जो है पटाखे बनाने वाला बंदा जो है, क्रैकर्स बनाने वाला बंदा कुछ भी कैसे भर सकता है, ये पब्लिक एट लार्ज बड़ी खतरनाक चीज है, आपने कैसे अलाउ कर दिया। तो सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड आया, आपने उसको कैंसिल कर दिया, उसको खत्म कर दिया, ये बोल दिया कि ये बिल्कुल बेतुका है, बिल्कुल बेकार है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो पार्टीज हैं उनको आर्बिट्रेशन में आना नहीं चाहिए था, हो सकता है वो कंपनीज हो ही ना, ठीक है। उनका फॉर्मल, उनका जो है पति पत्नी वाला झगड़ा हो और वो चले गए आर्बिट्रेशन में, जबकि जाना चाहिए था मीडिएशन या नेगोशिएशन में। दूसरा, जब आर्बिट्रेटर गलत तरीके का चुन रखा हो, वो प्रॉपर आर्बिट्रेटर के लायक ना हो, उसका दिमाग खराब हो, वो बायस्ड हो, या फिर उन्होंने जो डिसीजन दिया वो पब्लिक एट लार्ज के लिए नुकसान करता हो, तो ये सारे कारण हो सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, आर्बिट्रल अवार्ड को हटाने के लिए। ये सब क्लियर है? यहाँ से 1 मार्कर आएगा। कोई डाउट है तो पूछो।